स्टेट, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो भी क्लासेस देख रहे हैं उनमें हम लोग ज़्यादा थ्योरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ फॉर्मूलेज पर फोकस कर रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूले का हमें पता होना चाहिए। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है वही हमें याद नहीं आएगा, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही की जा रही है कि जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ही हम नोट डाउन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट 12th क्लास का भी चैप्टर है, सॉलिड स्टेट 12th क्लास का भी होता है, यह बीएससी में भी होता है, उसके बाद एमएससी में भी होता है, उसके अलावा गेट, सेट, ठीक है, उसके अलावा नेट जेआरएफ में भी होता है, और साथ में यह नीट और अपने पास जेई का टॉपिक भी होता है। ठीक है, तो अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो किसी भी इनमें से किसी भी क्लास में हो तो उससे रिलेटेड नॉलेज ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक है, तो अपने पास क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम की जाए तो क्रिस्टल लैटिस होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अपने पास ऐसे और क्रिस्टल लैटिस में ये इस तरीके से अपने पास ये है, अपने पास एक क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो अपन क्यूबिक क्रिस्टल में अगर देख रहे होते हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल में ये वाला जो पार्ट होता है इनको बोला जाता है एजेस। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है उस क्रिस्टल लैटिस का फेस। ठीक है, तो ये अपने पास एजेस होती हैं, ये क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ये क्या होते हैं, इसके कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने पास हमने ये क्या बनाया था, अभी फेस बनाया था, सॉरी क्रिस्टल लैटिस बनाया है। तो क्रिस्टल लैटिस में अगर हम देखें तो इस तरीके से क्या होता है, हमने क्या किया, अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम पैरामीटर्स चेक करते हैं तो हमें पैरामीटर्स का भी पता होता है। पैरामीटर्स कैसे देखते हैं, देखो अपने पास मान लेते हैं ये एज है ये एज है। ठीक है, और इस एज की जो लेंथ है वो कितनी है, ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो एज है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी मान के चलते हैं हम, ए। इस एज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, बी मान के चलते हैं, और ये वाली जो एज होती है इसको हम मान के क्या चलते हैं, सी। मतलब ये एक्स डायरेक्शन में, ये एच वाई डायरेक्शन में, और ये क्या होता है, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपने पास एक क्रिस्टल लैटिस कैसा है, 3D स्ट्रक्चर वाला है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो अगर हम लोग एजेस की, मतलब जैसे एक्स एक्सिस पे जो एज है उसकी लेंथ ए है, वाई एक्सिस पर एज है उसकी लेंथ बी है, और एक्स जेड एक्सिस पर जो एज है उसकी क्या है, लेंथ सी है। तो अब हम लोग देखें तो हमें क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। एंगल कौन सा होता है यहाँ पर इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, दो फेसेस के बीच का एंगल, तो यहाँ पर इंटरफेशियल एंगल ही बोलते हैं, हाँ सर इंटरफेशियल एंगल ही बोलते हैं। और इंटरफेशियल एंगल कौन सा होता है, ये वाला, जैसे अपने पास एक्स और वाई है। ठीक है, तो ये इंटरफेशियल एंगल होता है, और ये किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसको बोला जाता है गामा। ठीक है, और एक्स और जेड के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल है, ठीक है, ए और सी के बीच में, इसको बोला जाता है बीटा।
और वाई और जेड के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल होता है उसको बोला जाता है अल्फा। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है अपने पास, इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, अब हम इनको याद कैसे रखते हैं, देखो इंटरफेशियल एंगल्स क्या होता है हमें याद होना जरूरी है। जब हम ए और बी के बीच में देख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम ए और बी के बीच में देख रहे होते हैं तो कैसे याद रखेंगे, ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा और सी के नीचे गामा। जब हम ए और बी के बीच में निकाल रहे होंगे तो हम किसको लेंगे, गामा को। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा, सी के नीचे गामा। और अगर हमें बी और सी के बीच में निकालना है तो कौन सा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और इसी तरीके से ए और सी के बीच में निकालना होगा तो कौन सा एंगल आएगा, बीटा आएगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच में निकालेंगे तो कौन सा एंगल आता है, बीटा एंगल आता है। तो हमने देख लिया अपने पास जो लैटिस होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एक तो होते हैं अपने पास लेंथ पैरामीटर्स जो होते हैं ए बी सी, जो आपकी एज लेंथ बताते हैं, और अपने पास एंगल पैरामीटर्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं अपने पास, 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है अपने पास बेसिक पोर्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने पास क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो अपने पास क्रिस्टल सिस्टम होता है। ठीक है, और क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम को, एक मिनट, क्रिस्टल सिस्टम देखें तो अपने पास क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, अपने पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कितने टाइप के, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। एक मिनट, इसमें तो टाइप करने में दिक्कत आ रही है। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, अब 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो हम लोग 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स को कैसे याद रखते हैं, अपन ट्रिक बनाते हैं, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। ठीक है, तो क्यूट का क्या मतलब होता है, यहाँ सीयू लेंगे और सीयू का मतलब होता है क्यूबिक। ठीक है, टी का मतलब होता है टेट्रा। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्थो रोम्बिक। ठीक है, उसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक, एमओ का मतलब क्या होता है, मोनोक्लिनिक, क्लिनिक। ठीक है, और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, और एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। ठीक है, और यहाँ जो आर दे रखा होता है, आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है। और क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, ठीक है, और अपने पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, और 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। तो एक मिनट, यही ऊपर नहीं होता है क्या, इस तरीके से स्पेस डाला जाता है इसमें, हाँ ठीक है। चलो तो अपने पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे थे, तो अपने पास सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, टेट्रागोनल। ठीक है, उसके अलावा कौन सा होता है, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद कौन सा आता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास
ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक के बाद आता है अपने पास हेक्सागोनल। ठीक है, और हेक्सागोनल के बाद आ जाता है अपने पास रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये अपने पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स में देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इनके लिए ए बी और सी में रिलेशन भी देखना होता है कि इनमें एज लेंथ का क्या रिलेशन होता है। तो देखो कैसे याद करते हैं, देखो सबसे पहले ए बराबर बी बराबर सी, स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं उनके लिए ये तीनों वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम, ए बराबर बी बराबर सी, और इसके लिए भी क्या रहेगा, ए बराबर बी बराबर सी। अब हम वापस से नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए भी क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी। अब एक कम करते चलो, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और उसके बाद फिर हमने एक और कम कर दिया, तो एक और कम करेंगे तो ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी आ जाता है। और बचा जो रहता है मोनोक्लिनिक, ये इसमें क्या रहता है, दोनों तरफ से करेंगे तो उस टाइम में क्या रहेगा, इसमें तीनों ही क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इनमें एंगल्स भी देखने होते हैं। ठीक है, अब एंगल्स भी होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, तो इंटरफेशियल एंगल्स में भी सेम चीज है, स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं उनके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री के। ठीक है, सेम इनके लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, और इसके लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हम वही काम करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो यहाँ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करें हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल की शेप क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। हम अगर बनाएं तो हेक्सागोनल बनेगा कुछ इस तरीके से। एक तो मार्कर इतना ही बड़ा है कि पूछो मत। हेक्सागोनल बनाएंगे तो अपने पास एक आएगा इस तरीके से और एक आएगा इस तरीके से, मतलब कुछ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और जब हम देखें तो एक एंगल होता है ये वाला, ठीक है, एक एंगल होता है ये, और एक एंगल कौन सा होता है, ये सामने वाला। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो, अपने पास इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 2 एंगल्स की तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन तीसरा एंगल सेम नहीं होता, मतलब 2 एंगल किसके होंगे, 90 डिग्री के, और एक एंगल होगा 120 डिग्री के। तो अपने पास अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर, अल्फा और बीटा कितने के होते हैं अपने पास, अल्फा हेक्सागोनल के केस में अल्फा और बीटा कितने के डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, जबकि ट्राइक्लिनिक के केस में अगर हम देखें तो ना इसमें क्या होता है, तीनों ही एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर फिर मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, इसको मिटाते हैं, कैसे मिटेगा ये, ऐसे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ अल्फा, देखो कुछ कुछ इस तरीके से करते हैं हम इसको कि नीचे वाला जो था उसमें तीनों बराबर नहीं थे, उसके ऊपर वाले में 2 बराबर थे, 1 बराबर नहीं था। अब यहाँ पर भी क्या था, तीनों बराबर नहीं है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, फिर से वही वाली बात, इसमें 2 बराबर होंगे। अब 2 कौन कौन से होंगे, इसमें अल्फा बीटा था, तो इसमें अल्फा और गामा क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे, और जो बचा हुआ है उसमें बस एक डिफरेंस आ जाता है कि जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने पास इन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए अपने पास एंगल्स में रिलेशन आ जाता है। ठीक है,
अब रिसेंटली अब जब हम क्या देख रहे होते हैं, कोई बड़े बड़े एग्जाम्स जब देख रहे होते हैं तो उनमें कुछ क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जाते हैं कि जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उससे 14 ब्रेवे लैटिस मिलते हैं। 14 ब्रेवे लैटिस होते हैं कि कौन कौन से अपने पास लैटिस बन सकते हैं। तो देखो अपने पास P स्टैंड करता है प्रिमिटिव के लिए, ठीक है। P4 क्या होता है, प्रिमिटिव। I होता है, I किसके लिए यूज करते हैं हम, बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए, बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये हम यूज करते हैं एंड सेंटर। अब आपको इतनी नॉलेज तो होती है कि एंड सेंटर बॉडी सेंटर क्या होता है, ठीक है। और हम F स्टैंड करता है, F यूज करते हैं फेस सेंटर के लिए, ठीक है, फेस सेंटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, एक मिनट, एक तो इसमें लिखने में दिक्कत बहुत है। कहाँ गया, इस तरीके से, हाँ इतना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे 14 टाइप के ब्रेवे लैटिस होते हैं। तो जो क्यूबिक होता है उसके लिए 3 लैटिस बन सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है, ठीक है, प्रिमिटिव के बाद फेस सेंटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है। अब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, इसके नीचे एक एक लिखता चला जाता हूँ। टेट्रागोनल जो होता है उसके लिए प्रिमिटिव होता है लेकिन फेस सेंटर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बॉडी सेंटर बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के केस में चारों बन सकते हैं, प्रिमिटिव भी बन सकता है, फेस सेंटर भी बन सकता है, बॉडी सेंटर भी बन सकता है, और एंड सेंटर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, मोनोक्लिनिक के अंदर ना तो प्रिमिटिव बनेगा ना ही फेस बनेगा, ठीक है। एक मिनट, मोनोक्लिनिक की बता रहा हूं मैं, तो मोनोक्लिनिक के अंदर ना ही प्रिमिटिव होता है ना ही फेस सेंटर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखो 3 तो यहाँ हो चुके हैं, ठीक है, 2 यहाँ हो चुके हैं, 5, ठीक है, 4 यहाँ हो चुके हैं, 9, ठीक है। इसमें भी मैंने गलत बता दिया, इसमें भी प्रिमिटिव बन जाता है, मतलब प्रिमिटिव तो सब में बन जाता है, ठीक है, प्रिमिटिव 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 और प्रिमिटिव, ठीक है। लेकिन जो मोनोक्लिनिक है उसमें फेस सेंटर नहीं बनता, बॉडी सेंटर नहीं बनता, लेकिन एज सेंटर बनता है। तो अब याद कैसे करते हैं, इसको याद इस तरीके से किया जाता है कि इसमें फेस होता है और इसमें फेस होता है, इसमें कुछ नहीं होता, मतलब पहले प्रिमिटिव फेस और बॉडी, फिर प्रिमिटिव बॉडी नहीं है फेस है, फिर चारों है, और फिर लास्ट में क्या है, प्रिमिटिव और एज सेंटर, ठीक है। उसके अलावा इन सब में ये सब क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। तो इसमें 3 बनते हैं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1 1 1 और 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13। अब गलती कहाँ है, टोटल गिनने में गलती हो गई है क्या, 3 2 4, 3 2 5 4 9 और 4 13, तो एक कहाँ गायब हो रहा है सर, 3 प्रिमिटिव, फिर ये नहीं, फिर बॉडी बनेगा, फिर चारों बनेंगे, फिर प्रिमिटिव, और ये अच्छा यहाँ 2 नहीं लिया हमने, तो प्रिमिटिव और यहाँ पर एंड सेंटर है ना, तो 2 आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 14 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी क्या कर लेते हैं सर, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें एजेस में, एंगल्स में, और जो जो ब्रेवे लैटिस बन सकते हैं उनमें हमने रिलेशन देख लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवांस टॉपिक पर, जिसका नाम होता है वीस इंडिसेस, वीस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस, इंडिसेस,
ठीक है, चलो अब ये क्या होता है, देखो हमें पता है अपने पास किससे बनाए ग्रीन कलर से। अपने पास कोई भी क्रिस्टल है, कहाँ गया अभी पॉइंटर, हाँ अपने पास कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z, ठीक है। अब मान लो इस एक्सिस पर कोई प्लेन है, ठीक है, अब प्लेन है तो प्लेन में क्या हो रहा है कि इस प्लेन ये x एक्सिस पर काट रहा है, ये y एक्सिस पर काट रहा है, लेकिन z एक्सिस पर नहीं काट रहा है। तो हमें पता है इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट किस किस पर, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। इंटरसेप्ट होंगे या नहीं होंगे, होंगे। और इंटरसेप्ट क्या होगा, x पर मान लेते हैं a इंटरसेप्ट है ना, a इंटरसेप्ट है, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है, और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, c है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया कि अपने पास कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन है और प्लेन के लिए इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट दे रखा है अपने पास a, b और c, ठीक है। तो इंटरसेप्ट अगर दे रखा है तो इसके 20 इंडिसेस क्या होंगे, 20 इंडिसेस हो जाएंगे अपने पास a, b और c, मतलब जो इंटरसेप्ट है वही उसके क्या होते हैं, 20 इंडिसेस। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, मिलर इंडिसेस देखने हो, ठीक है, अगर हमें मिलर इंडिसेस देखने हो तो मिलर इंडिसेस के लिए हम क्या करना होता है, हमें 22 इंडिसेस का रेसिप्रोकल कर देना होता है, मतलब इनवर्स कर लेना होता है, 1/a, ठीक है, उसके बाद 1/a, ठीक है, 1/b डिवाइडेड बाय 1/c, ठीक है। तो 1/a, 1/b और 1/c, ठीक है। और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अपने पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ जाता है 1, जैसे x एक्सिस पर कितनी जगह काटा है इसने, 1 पर, y पर कितने पर है, 1 पर, लेकिन z पर नहीं है, तो z पर अपन क्या मान के चलेंगे, इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। ये तो क्या थे इसके इंटरसेप्ट। अब हम क्या निकालेंगे, मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस क्या होंगे, 1/1, 1/1 और 1/∞, मतलब हमें इनका क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। और इनवर्स कर देंगे तो 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा, और ये कितना आएगा, 0। मतलब इस वाले प्लेन के लिए अपने पास जो मिलर इंडिसेस आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, 1, 1, 0 आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपने पास हमें एक मिनट, ठीक है, अगर अपने पास मान लो हमें इंटरसेप्ट दे रखा है, अपने पास गिवन है, गिवन क्या है कि अपने पास जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, मान लो इंटरसेप्ट दे रखा है, जैसे चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, एक एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है, उस एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, पर पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूं कि ये लिखने में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ चल। अपने पास एक सवाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से कुछ डॉट्स दे रखे थे, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि इसके लिए क्या कीजिए, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करो, किसके लिए, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करो,
अब इसके लिए हम मिरर इंडेक्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो मिरर इंडेक्सेस कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंटर बार बार कहाँ गायब हो जाता है, दिख नहीं रहा। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमें सबसे पहले प्लेन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और प्लेन जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम उसके ओरिजिन पर होकर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ओरिजिन पर होकर ड्रॉ नहीं करेंगे तो मान लो मैंने क्या कर दिया, ये प्लेन ले लिया यहाँ से, मान लो मैंने यहाँ से और इस तरीके से, क्या हो रहा है भाई, इस तरीके से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब प्लेन ड्रॉ कर दिया तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अपना पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन है तो ओरिजिन से हम चलेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना चले हैं, 1। ठीक है, अब ओरिजिन से ऊपर गए तो ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में कितना गए, 1 गए। लेकिन जेड डायरेक्शन में कितना गए हम लोग, इन्फिनिटी, क्योंकि जेड डायरेक्शन में अपने पास कोई भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जब टच नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब क्या चाहिए हमारे पास, ये क्या था, इंटरसेप्ट था। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, मिलर इंडिसेस। तो मिलर कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1, 1 बाय 1 और 1 बाय इंफिनिटी। तो टोटल कितना आ जाता है, 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अपने पास हमने इस प्लेन के लिए क्या निकाल लिया है, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपने पास एंगल बिटवीन प्लेन्स, कि हम अगर प्लेन दे रखे हैं हमें तो हम प्लेन्स के बीच में क्या करेंगे, एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब प्लेन में एंगल का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ दे रखा है, ये क्रिस्टल लैटिस है, पहले मैं बना लेता हूँ। अभी क्या हो गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पर ये प्लेन कुछ इस तरीके से जॉइंट है, ऐसे जॉइंट करते टाइम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होता, और यहाँ तो हो ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी हमने क्या किया, अब इस लाइन को क्या हो रहा है ये, चलो वापस बनाते हैं, अपने पास शेप्स हैं क्या, एक शेप, उसके अलावा एक और शेप की जरूरत पड़ेगी हमें, ये 2 शेप्स। ठीक है, और 2 शेप्स के बीच में हम लोगों ने ये इनको कर दिया है सर जॉइंट इस तरीके से, और हमें चाहिए होगा प्लेन। ठीक है, अब प्लेन चाहिए होगा तो हम लोगों ने क्या किया, अपने पास कुछ प्लेन इस तरीके से दे रखा है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेन है, अंदर की तरफ ये प्लेन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम टाइप का अगर ये कॉपी हो सकता है तो कॉपी किया जाए सर, ये क्या कॉपी हुआ है सर, पता ही नहीं चल रहा है इसको, फीचर्स का 1 मिनट में कॉपी करके देख लेता हूँ वापस से। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हम लोगों ने एक और कॉपी कर लिया है साथ में इस तरीके से। आज तो प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, ये छोड़ो। ठीक है, अब अपने पास एक प्लेन ये दे रखा है और हमें पूछना है कि एंगल बिटवीन प्लेन्स, पर अपने पास तो प्लेन ही नहीं ड्रॉ हो पा रहा है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, बिना प्लेन के ही अपन डायरेक्ट इसको सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, मान लो अपने पास ये क्यूब था और ये क्यूब दे रखा है। ठीक है, और इस क्यूब के अंदर एक और क्यूब है,
इस तरीके से ये दूसरा क्यूब दे रखा है और इसमें प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है, कि ये प्लेन है अंदर, इस तरीके से एक प्लेन ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरे वाले क्यूब में एक प्लेन दे रखा है इस तरीके से, और ये प्लेन दे रखा है अपने पास ये रहा, ठीक है। और अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो दो प्लेन्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है। अब मान लिया पहला प्लेन दे रखा है प्लेन 1 और प्लेन 1 के लिए मिलन रेशिस दे रखे हैं 1 1 0, ठीक है। और दूसरा जो प्लेन दे रखा है उसके लिए आपको गिवन है कि प्लेन 2 के मिलर इंडेक्सेस दे रखे हैं 1 0 और 1, ठीक है। अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, अपने पास होता है h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट है अपने पास, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम कैसे करते हैं, देखो हमने बताया नहीं HKL क्या होता है, H1 होता है प्लेन 1 के लिए 1, K1 हो जाएगा, वही इंटरसेप्ट होता है 1 और L1 होता है अपने पास 0, ठीक है। तो यहीं से अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू H1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय ये H1 हो गया और ये क्या हो गया H2, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब ऊपर देख रहे होते हैं तो 0 से 0 0 से 0 ऊपर आ गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना बचा यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर मतलब 2 और यहाँ बचा 2, तो अंदर कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 4 और रूट 4 क्या होता है 1 बाय रूट 4 क्या होता है 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा बराबर कॉस ऑफ इनवर्स 1 बाय 2 और कॉस इनवर्स 1 बाय 2 कितना होता है कितना होता है सोचने दो, साइन 0 1/2, तो साइन कितना होना चाहिए देख लेना, है ना, याद नहीं आ रहा, बताओ मैथ्स के फॉर्मूले बोल के कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अभी टेबल याद नहीं आ रही है, साइन 0 1/2 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3/2 0 0 रूट 3/2, तो देख लेना कितना आता है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2 60 के अराउंड आना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एंगल बिटवीन प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास एंगल निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर आपको ये दे रखा है कि आपके पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड वही वाला मेथड होता है कि आप प्लेन को देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसके बीच में एंगल कितना है। जैसे अगर मान लो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब इस तरीके से दे रखा है तो अपने पास अगर मान लो यहाँ कोई प्लेन दे रखा होता, ठीक है, और प्लेन दे रखा होता है तो टोटल अपने पास ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का हाफ अगर निकालोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो हम चीजों को विजुअलाइज करके भी क्या कर सकते हैं एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर दे रखे हो दो प्लेन्स तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास
इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये क्या हो रहा होता है भाई, कहाँ थे हम लोग, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए, कि मतलब अपने पास एक प्लेन ये दे रखा है, ठीक है, और एक प्लेन ये दे रखा है, और हमें निकालना है कि इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस को लिखा जाता है d से, और d से लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम होता है, और अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के लिए एज लेंथ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है 1/d² बाय बराबर h² प्लस k² प्लस l² मतलब ये किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें क्यूबिक सिस्टम लेना, ठीक है, मान लो हमने क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया, एक मिनट, हमने क्यूबिक क्रिस्टल ले लिया, तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है अपने पास, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए a बराबर b बराबर क्या होता है, c होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/d² बराबर h²/a² प्लस k²/a² प्लस l²/a²। तो अपने पास आ जाता है फॉर्मूला निकलकर d² बराबर a²/h² प्लस k² प्लस l²। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस अगर हम निकालें तो d बराबर कितना आ जाएगा, a/√h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, और इससे हम दो प्लेन्स के बीच में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी कितनी प्लेन्स के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये क्या होती है अपने पास, ये होती है हमारा कहाँ है, इसको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ चल रहा है ये, यहाँ। तो ये क्या होता है, ये होता है अपने पास लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ। ठीक, तो अपने पास हम लोगों ने यहाँ पर अभी हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है सर। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स लॉ आपके पास एक्सरे, हम क्या कर रहे होते हैं, अपने पास जैसे दो प्लेन्स, ये मान लो हम एक्सरे मेथड से हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में एक्स रेस को क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर प्लेन्स आते हैं, और प्लेन्स के बीच में क्या आती है, डिस्टेंस आती है, कुछ क्या होता है उनके बीच में, एंगल आता है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ब्रैग्स लॉ से एक फॉर्मूला मिलता है जो होता है n लैम्ब्डा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और उसके अलावा डी क्या होता है, डी वाई जो भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, और लैम्बडा क्या होती है, लैम्बडा होती है अपने पास वेवलेंथ। ठीक है, लैम्बडा क्या होती है अपने पास, वेवलेंथ होती है। ठीक है, और वेवलेंथ होती है
तो उसके अलावा इसमें क्या बच जाता है n, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू अपने पास अगर गिवन होती है, ठीक है, तो n क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो हम कितना मान के चलते हैं, n बराबर को 1 के बराबर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम इन चीजों में क्या कर सकते हैं, रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला सीधा नहीं दिया जाता तो n लैम्बडा बराबर होता है 2, d की वैल्यू रख देते हैं हम क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो a बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी प्लेन के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस या कोई डाटा दे रखा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, या स्कैटरिंग फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। तो स्कैटरिंग फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है, स्कैटरिंग फैक्टर स्ट्रक्चर फैक्टर बताता है अपने पास कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होता है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। और स्कैटरिंग फैक्टर को क्या होता है, स्कैटरिंग फैक्टर को लिखा जाता है एस से, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है अपने पास, एस बराबर होता है ई की पावर माइनस एक्स आई एच प्लस वाई आई के प्लस जेड आई के बाद क्या आता है, एल, ठीक है। अगर यहां से एस क्या आ जाता है, एस की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन नॉट अलाउड, ठीक है। और अगर एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं ट्रांजिशंस आर अलाउड। इसमें ट्रांजिशन कैसे होंगे, अलाउ होंगे, ठीक है। अब ट्रांजिशन अलाउ होंगे तो हम इस फॉर्मूले को सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि ज्यादातर इससे मैंने देखा नहीं है, मैंने क्या मुझे भी इतना ही नहीं करवाया गया, ठीक है। तो हम इतना ही इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास स्कैटरिंग फैक्टर के, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो स्कैटरिंग फैक्टर को एक ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें बताती हैं कि सर कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा, कौन सा अलाउ नहीं होगा। तो हम एक एस वाले फॉर्मूले से करते हैं और एक के वाले फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन हम एस वाले को ज्यादा यूज नहीं करते, हम के वाले को ज्यादा यूज करते हैं। तो हम के वाले का ही यूज करेंगे, और के वाले का यूज करेंगे तो के कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है, अभी अभी हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा है। तो ब्रैग्स लॉ में क्या होता है, एन लैम्बडा बराबर होता है 2d साइन थीटा, यही होता है। हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो अपने पास आता है एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये आ गया। और हमें यहाँ से क्या चाहिए होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर हम d की वैल्यू पुट कर दें तो एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई बाय d की जगह अगर वैल्यू रखें तो d स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है ये, और इस फॉर्मूले में अपने पास कहाँ गया मार्कर, ये रहा। ये वाली जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं के, स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग फैक्टर। तो अपने पास निकल कर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर के मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर,
ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी हमने देखा कि इसका यूज किया जाता है कि कौन से वाले ट्रांजिशन अलाउ होंगे और कौन से वाले अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम के के लिए बात करें तो के लिए अपने पास क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, एक तो होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, अगर अपने पास कोई प्लेन दे रखा है, अगर अपने पास कोई भी प्लेन दे रखा है और उस प्लेन में क्या होंगे, अपने पास मिलर इंडिसेस दे रखे होंगे, तो मिलर इंडिसेस में यहां पर जितने भी होते हैं ऑल ट्रांजिशन आर अलाउ। ठीक है, तो ऑल अलाउ होंगे। ठीक है, अगर बॉडी सेंटर की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई प्लेन है और उसमें मिलर इंडिसेस का सम करने पर, अगर सम करने पर ऑल सम आर इवन, अगर सारे सम क्या आ जाते हैं, इवन आ जाते हैं, तो क्या होगा, वो अलाउ होगा, अलाउ होगा। अगर क्या आ जाता है, नॉट इवन, नॉट इवन होता है तो कैसा होगा, नॉट अलाउ। ठीक है, अब हम तीसरा बात करें फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड के लिए अगर ऑल आर इवन, या तो क्या हो, सारे इवन हो, या ऑल आर ऑड। अगर सारे के सारे कैसे हैं, ऑड हैं, तो क्या होगा, वो क्या होगा, अलाउ होगा। अगर इवन और मिक्स आ रहा है तो अलाउ नहीं होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। मान लो अपने पास स्कैटरिंग फैक्टर के दे रखा है 2k, ठीक है, तो 2k कैसे बनेगा, हमने देखा है ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर k मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ मिस किया है शायद, ये स्क्वायर मार्कर कहाँ गया, पहले तो इसको मतलब ये रहा, यहाँ देखो अपने पास जो एज लेंथ होती है सर, ये भी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा डाटा होता है ये के इक्वल होता है। ठीक, के इक्वल होता है, तो नीचे ए नहीं आएगा सर, यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो अगर हमें 2k दे रखा है, ठीक है, स्कैटरिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2k, तो 2k बनाओ कैसे बनेगा, k अपने पास होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 2k बनाने का केवल और केवल एक तरीका है कि अगर हम h की कितनी वैल्यू ले लें 1, k की वैल्यू कितनी ले लें 1 और l की वैल्यू कितनी ले लें 0। अब 1 0 1 ले लें या 0 1 1 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास प्लेन क्या हो सकता है, k 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, तो टोटल प्लेन क्या बना है अपने पास 1 1 0, 1 मिटेगा कैसे, ऐसे प्लेन आ गया अपने पास 1 1 0। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो क्या ये, अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर हम देखें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में प्लेन चाहे कैसा भी हो, ऑल क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। लेकिन अगर इस प्लेन को देखें तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए देखें तो बॉडी क्रिस्टल में क्या होता है कि जितना भी सम है 1 प्लस 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए, सम आना, क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ऑल सम कैसा होना चाहिए, इवन। तो जब सम किया है तो कितना आ रहा है, 1 और 1 2 आ रहा है, तो मतलब ये बॉडी सेंटर्ड के लिए भी क्या होगा, अलाउ होगा ये प्लेन। ठीक है, अब अगर फेस में बात करें तो फेस में हम क्या देखते हैं, 1 1 और 0, इन तीनों को देखते हैं। ये कैसा है, ऑड है, ये भी कैसा है, ऑड है, और ये कैसा है, इवन है। या तो तीनों ही क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ठीक है, या तो तीनों ही क्या होने चाहिए, ऑड, जैसे 1 1 1, ठीक है, या इवन होने चाहिए जैसे 2 2 2 या 0 0 0। ठीक है, तब तो FCC में अलाउ होता है, अदरवाइज अलाउ नहीं होता। तो अपने पास ये जो प्लेन है ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में अलाउ है, बॉडी सेंटर्ड सेल में भी क्या है, क्रिस्टल लैटिस में अलाउ है, लेकिन फेस सेंटर क्रिस्टल लैटिस के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो जैसे अपने को कोई प्लेन दे रखा है,
ठीक है, अपने को प्लेन दे रखा है, एक प्लेन गिवन है सर, और वो प्लेन कौन सा है, एक तो टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई, प्लेन है 310। ठीक है, अब अगर देखना है तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, सारे अलाउ होते हैं। अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए सम, तो 3 + 1 + 0 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब बीसीसी में ये अलाउ है। लेकिन अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में हमें दिख रहा है कि इसमें से ये तीनों में क्या है, और इवन का मिक्स है, तो ये एफसीसी में अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही बेसिक जो बताना भूल गया मैं, वैल्यूज ऑफ जेड, वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ये हमें पता ही होता है क्योंकि हम इस वीडियो को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो अपने पास कौन कौन सी क्रिस्टल लैटिस होती है, एक तो होती है बीसीसी, एक होती है एफसीसी, एक होती है ईसीसी, एक होती है अपने पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है, इसके अलावा अगर एडवांस में देखा जाए तो एडवांस में अपने पास दो तरीके की मिलती है, एक एचसीपी मिलती है और एक मिलती है डायमंड। ठीक है, एक मिलता है डायमंड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अगर हम बीसीसी की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड जो सेल होता है उसमें पार्टिकल्स जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक तो किस पर होंगे, कॉर्नर्स पर, और एक किस में होगा, सेंटर्ड में। फेस में कैसे कैसे होती है, फेस में कितने होते हैं, 4, एक कॉर्नर्स पर और 3 किस पर होते हैं, फेसेस पर। एंड सेंटर्ड की बात करें तो इसमें कितने होते हैं सर, 2, एक सेंटर पर और 2 किस पर होते हैं, अपोजिट फेसेस पर होते हैं। और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, और 1 कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। लेकिन अगर एडवांस में बात की जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो टोटल पार्टिकल्स होते हैं अपने पास 6, और डायमंड के अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग अब हम रिलेशन देखेंगे। अपना अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड इट्स वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डायगोनल्स होते हैं अपने पास, कोई क्रिस्टल लैटिस होता है, जैसे अगर हमने ड्रॉ किया, एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने ड्रॉ किया, हम यहाँ से जगह चाहिए होगी सर, हमें यहाँ से जगह चाहिए होगी, तो हमने एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ किया सर, ये इस तरीके से। और अगर क्रिस्टल लैटिस को देखें तो अपने पास क्या क्या होते हैं सर, डायगोनल्स कैसे होते हैं, देखो ये फेस है, तो ये क्या होता है, इस फेस पर इसको बोला जाता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, तो इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर के बीच में ये जो डायगोनल जाता है इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, और हम अगर सिंपल बात करें तो ये क्या होता है, एज होता है, तो अपन लोग एज को भी क्या कर सकते हैं, एज अ डायगोनल ट्रीट कर सकते हैं। डायगोनल वैसे होता तो बीच में होकर ही जाता है, लेकिन अपन एज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर हम देखें तो जैसे बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आती है, a√3, बॉडी डायगोनल कितना होता है, a√3। फेस डायगोनल कितना होता है, फेस डायगोनल होता है a√2, और एज की वैल्यू कितनी आती है, एज की वैल्यू आती है 2a। तो कैसे याद रखेंगे, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, यही होता है। तो अपन क्या करेंगे, उल्टी गिनती गिनना शुरू करेंगे, जैसे एफसीसी के लिए √2,
BCC के लिए √3, SCC के लिए √4। अब इनका क्या कर देंगे, A से मल्टीप्लाई A√2 A√3 A√4 और यहां से √4 क्या होता है 2, तो ये आ जाता है अपने पास 2। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बॉडी एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाती है 2a, है ना। ये पार्टिकल दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाती है 2a। ऐसे बॉडी डायगोनल कितना आ जाता है A√3 और फेस डायगोनल कितना आ जाता है A√2 आ जाता है, ठीक है। और हमें पता होता है कि अपने पास जो वैल्यू होती है हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनकी ट्रिक्स बना के इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन वही वाली बात है कि आपने एक डब्बे में चूरमा रखा हुआ है, तो मान लो कहां गया चूरमा ऊपर रह गया सर। ये एक डब्बा है, ठीक है, और इस डब्बे का हम लोगों ने देख लिया कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये अपने पास क्रिस्टल लैटिस ही ले लेते हैं, ये अपने पास एक क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस का टोटल वॉल्यूम कितना है V। अब आप लोगों ने इसमें क्या किया सर, चूरमा रखना स्टार्ट किया। ये लो सर, चूरमे की पिंडियां रखी जा रही हैं, ठीक है। अब चूरमे की पिंडियां रखी गई हैं, तो अब हमें ये देखना है कि इस चूरमे की पिंडियों ने पूरे क्रिस्टल लैटिस की टोटल जगह कितनी घेर रखी है, ठीक है। तो जितनी जगह ऑक्यूपाई किए हैं पार्टिकल्स ने उसी को क्या बोला जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पर पार्टिकल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पर पार्टिकल इन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। बाय पर पार्टिकल नहीं आता है सर, ये सॉरी बाय मिस्टेक, यहां पर आएगा अपने पास बाय ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। कि किसी क्रिस्टल लैटिस के टोटल वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स ने कितना जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा होता है, उसी को बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन का अगर हमें परसेंटेज लेना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की, तो उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, वो होता है 52.4%। मतलब इतना वॉल्यूम क्या कर रखा होता है, पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तो वैकेंट कितना रह गया, वैकेंट रह गया 100 माइनस अगर हम कर दें 52.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ गया 7 और ये आ गया सर 10 में 6 गए तो 4, इतना ही आएगा ना, जोड़ लेता हूं मैं, 6 4 10 और 2 9 10 5 9 47.6% क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बीसीसी के लिए देखें तो बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सर, 68% रहता है। इसका मतलब एम्प्टी स्पेस कितना होता है बीसीसी के अंदर, वो होता है सर 32%। उसी तरीके से एफसीसी के लिए देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%, ठीक है। ये होता है अपने पास एफसीसी क्रिस्टल लैटिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और बनता है, एक और कौन सा होता है, डायमंड, ठीक है। अगर डायमंड क्रिस्टल लैटिस की तुम लोगों से बात कर ली जाए तो उसका होता है पैकिंग फ्रैक्शन 34%। मतलब उसमें टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया होता है, 34% ऑक्यूपाई किया होता है। लास्ट है अपने पास डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो एक ही दे रखा होता है अपने पास, और हम उसी की एक ही फॉर्मूले से क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने पास सिलेबस में 12th वाले में तो कितना दिया होता है, क्यूबिक दिया होता है, लेकिन जब हम एडवांस में देख रहे होते हैं तो एक और फॉर्मूला निकल कर आता है जिससे हम क्या करते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला। तो नॉर्मल क्या होता है, डेंसिटी होता है डी बराबर जेड क्रॉस एम बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो जेड क्या होता है सर, जेड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एम क्या होता है, मोलर मास, एम क्या होता है, मोलर मास। ए क्या होता है, एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। और Na क्या होता है, Na होता है सर अपने पास एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। और हम इससे क्या कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो हम लोग जमुना से भी क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। मतलब जेड मतलब जे, एम मतलब एम, ठीक है, और ए जमुना, ठीक है, जमुना, तो जेड मतलब जेड, ठीक है, और ए बीच में गलती से ला दिया, मिटा देते हैं चलो इसको, ठीक है। तो जेड जेड से, एम एम से, एन ए मतलब एन ए, और आ की जो साउंड आ रही है कितनी बार आएगी सर, 3 बार। तो ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जमुना से भी क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो, ये तो किसके लिए होता है, यूज किया जा सकता है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के लिए। लेकिन अगर अपने पास क्या कर रखा है, अगर मान लो क्यूबिक को छोड़ के कोई अदर क्या कर रखी है, क्रिस्टल लैटिस दे रखी है, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। डी बराबर, डेंसिटी बराबर होता है जेड क्रॉस एम बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब होता है सर वॉल्यूम। तो हम लोग पहले वॉल्यूम निकालते हैं उस क्रिस्टल लैटिस का। तो जेड क्रॉस एम बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस एल्फा cos ऑफ बीटा cos ऑफ गामा माइनस, क्योंकि वहां भी माइनस वहां भी माइनस, तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। यहां आएगा सर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में क्यूबिक के लिए दिया होता है, और क्यूबिक के लिए क्या होता है सर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री है तो कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ 90 कितना होता है, 0 होता है। और अपने पास क्यूबिक के लिए ए बराबर बी बराबर सी होता है, इसका मतलब हम तीनों को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे आता है अपने पास, ए मल्टीप्लाई बाय ए अंडर रूट, अगर हम और स्पेस चाहिए सर नीचे चलते हैं, हाँ ठीक है। तो अपने पास क्या आता है निकल के 1 माइनस 2 कॉस 90, कॉस बीटा की जगह 90, कॉस एल गामा की जगह 90, माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। तो वॉल्यूम कितना निकल कर आता है, ए क्यूब अंडर रूट 1 माइनस 0, तो यही आता है ए क्यूब, और इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डी बराबर जेड क्रॉस एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए,
ठीक है, तो याद रखना है अगर क्यूबिक दे रखा है तो क्यूबिक के लिए वॉल्यूम कितना आता है, ए क्यूब। लेकिन अगर मान लो जैसे क्यूबिक की जगह अपने पास और कोई सिस्टम दे रखा है, जैसे कौन सा सिस्टम दे रखा है अपने पास, कोई भी मान लेते हैं, जैसे टेट्रागोनल दे रखा है, तो टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, ए बराबर बी बराबर तो सी होता है, लेकिन टेट्रागोनल के लिए भी होता है। टेट्रागोनल की जगह कुछ और दिया हुआ होगा, जैसे मेरे सवाल में आया था जब मैंने क्वेश्चन किया था, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या दे रखा था, मोनोक्लिनिक दे रखा था। और मोनोक्लिनिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अपने पास क्या होता है, अल्फा और गामा 90 होते हैं, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, गिवन होती हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में गिवन होती हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, जैसे कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, बस हमें सिर्फ वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट करना होता है, वॉल्यूम को यहाँ रखना होता है, और उससे हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अपने पास एडवांस सॉलिड स्टेट का लेक्चर खत्म। यहाँ हम खत्म कर रहे हैं अपनी एडवांस सॉलिड स्टेट। अब यहाँ से सॉलिड स्टेट से जितना भी आना था वो इसी चैप्टर से आ लेता है। ठीक है, इतने फॉर्मूलेस होते हैं अपने पास, सफिशिएंट होते हैं करने के लिए। ठीक है, अब 2-4 फॉर्मूले रहते हैं वो आप सेल्फ लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप लोग लाइक भी कर सकते हैं।